गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बेहद ही महत्वपूर्ण और नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, और जो कि BHU एंट्रेंस। यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोगों को परेशानी होगी। BHU PET हिस्ट्री एंट्रेंस क्वेश्चंस पेपर 26 अगस्त 2020। ओके, चूँकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि BHU इसके पहले यानी 2020 के पहले जब भी एग्ज़ाम लेता था एंट्रेंस का, तो वो दो मोड में लेता था। पहला ऑनलाइन मोड और दूसरा ऑफलाइन मोड। लेकिन इस बार कोरोना के प्रकोप को देखते हुए और कोरोना से बढ़ रहे खतरे को कम करने के लिए BHU ने इस बार मात्र और मात्र एक ही मोड में एग्जाम लिया है, ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो इसके पहले 2020 के पहले जब भी हम एग्जाम देते थे, तो यदि हम ऑफलाइन मोड में एग्जाम देते थे तो हमें क्वेश्चन पेपर साथ में मिल जाता था। ओके, तो हम उन क्वेश्चन पेपर के आधार पे अपना आकलन कर पाते थे कि आखिर BHU में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे हमको क्वेश्चन मिल जाता था, घर पे आकर के उसको बारीकी से हम लोग जांच करते थे, और उस क्वेश्चन की जो मतलब सटीकता थी और उसका जो ओरिजिनल आंसर था उसको पाने में हम लोग सफल होते थे। ठीक है, मगर इस बार जैसे ही सभी बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन में हुआ है, तो किसी भी बच्चे को क्वेश्चन पेपर प्राप्त नहीं हुआ है। तो जैसे ही हमारी करियर पॉइंट टीम को यह पता चला कि इस बार BHU केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम लेने वाला है, तो हमारी टीम ने इसके पड़ताल के लिए सभी एग्जाम सेंटर के बाहर में पहुंची, और वहां जा करके जितने भी बच्चे एंट्रेंस का एग्जाम दे करके वहां से रिटर्न हो रहे थे, उनसे संपर्क स्थापित किया और उनसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को जानने का प्रयास किया। ओके, तो आज का जो हमारा वीडियो है, स्पेशली जो हिस्ट्री का एंट्रेंस पेपर हुआ था 26 अगस्त 2020 को, वो भी सेकंड शिफ्ट का। ओके, सेकंड शिफ्ट का। तो आज का जो वीडियो है इसी पे है, 26 अगस्त 2020 सेकंड शिफ्ट का जो हिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर हुआ है, उस पे आज का वीडियो है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन उस एग्जाम में आए थे। इस ये जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखूंगा आप लोगों के समक्ष, वे बिल्कुल ओरिजिनल हैं, उसमें कहीं भी हेर फेर नहीं की गई है। यदि इसका ओरिजिनल की आता है आंसर के, तो उससे आप लोग मिलान कर सकते हैं। बस यहाँ पे दिक्कत की बात यही होगी कि हम सभी क्वेश्चन के सारे ऑप्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बच्चों द्वारा मैंने क्वेश्चन मतलब मेरी टीम ने पूछे हैं, तो उस दौरान बच्चों ने सारे ऑप्शंस को नहीं बता पाए हैं। तो ऑप्शंस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या ऑप्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ यदि मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं, तो आप लोग उसका क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को ओरिजिनल उसका आंसर भी बताऊंगा, और इस आधार पे आप लोग ये पता कर सकते हैं कि मैंने कौन सी आंसर सही मारी है उसमें, और हमारे आंसर से आप लोग अपने आंसर का तुलना करके आप लोग अपना आकलन कर पाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और जो उसका राइट आंसर होगा उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारी टीम द्वारा ही बनाई गई है। इसमें लगभग टोटल मतलब 120 क्वेश्चन को डालने का प्रयास किया गया है। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया। ओके, यहां लिख दे रहा हूं, भारत छोड़ो का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा, किसने रखा। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो होगा महात्मा गांधी। ओके,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा था। ओके, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। एक बात मैं और आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इसमें टोटल 120 क्वेश्चन को कवर किया गया है और 120 क्वेश्चन कराने में बहुत ही ज्यादा समय लगेंगे। ओके, तो यदि मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखाने में ज्यादा समय दूंगा तो ये वीडियो काफी ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलूं उसी समय आप लोग उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय देना मतलब वीडियो को बहुत ही लंबा बनाना हो जाएगा। तो मैं लिख करके आंसर लिखूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा और जैसे ही ये बोर्ड पूरा होगा मैं उसे मिटा करके आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, यदि इसमें आप लोगों को दिक्कत होगी, मतलब इस वीडियो में आप लोगों को कहीं भी परेशानी होगी, क्वेश्चन नोट नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं कि सर इसका पीडीएफ हमें दे दीजिए, तो पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है मैकियावेली। यह फ्रांस का रहने वाला था। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस हेडिंग को भी मिटा देता हूं ताकि हम लोग को नहीं होगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? ओके, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा, वो था लोथल। ओके, जो कि गुजरात में पड़ता है, अरब सागर के तट पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हैंडलूम का आविष्कार किसने किया? ठीक है, हैंडलूम का आविष्कार किसने किया? ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग औद्योगिक क्रांति का चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा हैंडलूम यानी हथकरघा का आविष्कार सर्वप्रथम जेम्स कार्टराइट ने किया था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जेम्स कार्टराइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1911 ईस्वी की क्रांति के द्वारा किस चीनी राजवंश का पतन हुआ? 1911 ईस्वी की क्रांति के द्वारा किस चीनी राजवंश का पतन हुआ? ओके, इसका जो राइट आंसर है, यहां पे मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। जब हमारी करियर वांट की टीम ने वहां स्टूडेंट से इसकी पड़ताल किया था क्वेश्चन के, तो उसमें जब बच्चों ने ये क्वेश्चन हम लोगों से बताया तो बच्चों ने यह भी बताया था कि जैसे जनरली हम लोग किसी भी बुक में पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर यही दिया रहता है कि 1911 ईस्वी की जो क्रांति थी चीन की, उसके बाद से मंचू राजवंश का पतन हुआ।
मगर जब बच्चों ने हम लोगों को बताया तो उसमें कहीं भी मंचू राजवंश का पतन ही नहीं था। मतलब उसमें मंचू राजवंश का कहीं नाम ही नहीं था। उसमें मात्र 4 ऑप्शन बच्चों ने बताया था। एक था तांग वंश, एक था मिंग वंश, एक था युवान वंश और चौथा था छिंग वंश। ठीक है, तो जब हमारी टीम ने इसके ओरिजिनल आंसर की पड़ताल किया तो यही पाया कि मंचू राजवंश का ही एक पर्यायवाची शब्द के रूप में छिंग वंश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छिंग वंश। ठीक है, इसको क्वेश्चन में मंचू वंश भी या मंचू राजवंश भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे पाएगा, इसको मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम अफीम युद्ध साथ कौन सी संधि हुई थी? ओके, इसका जो राइट आंसर है वो होगा नानकिंग की संधि। ठीक है, नानकिंग की संधि, ये भी यदि आप लोगों ने चीनी क्रांति पढ़ी होगी या यूरोपियों द्वारा चीन का द्वार भेदन पढ़ा होगा तो उसमें पाया होगा कि जब अंग्रेजों द्वारा चीन में लगातार अफीम का व्यापार किया जा रहा था और चीन में भारत से अफीम ले जा करके वहां पे बिक्री की जा रही थी, तो वहां की जो जनता थी और वहां की शासन व्यवस्था थी या वहां की प्रशासन व्यवस्था थी, उन सब में एक भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था, जिसको समाप्त करने के लिए वहां की सरकार ने जनता के समर्थन से एक क्रांति का आगाज किया था। वही क्रांति अफीम युद्ध के नाम से जाना गया। अफीम युद्ध जो था वो 2 पार्ट में किया गया था। पहला प्रथम अफीम युद्ध और दूसरा को द्वितीय अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यही प्रथम अफीम युद्ध का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी, तो नानकिंग की संधि। यहाँ पे आप लोग एक और भी बात ध्यान रखिएगा कि जो द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था उसके पश्चात पीकिंग की संधि हुई थी, तो मैं यहाँ ऑप्शनल में उसको लिख दे रहा हूं, पीकिंग की संधि। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपत्तनम की संधि किनके किनके बीच हुई थी? श्रीरंगपत्तनम की संधि किनके किनके बीच किनके मध्य हुई थी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, क्योंकि जब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में, तो उस समय से टीपू सुल्तान ने मैसूर का कमान संभाल लिया था। ठीक है, जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी के दौरान, तो उसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और उसी पराजय के उपरांत श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी, जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच संपन्न हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति समझौता हेतु 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति समझौता हेतु 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ओके, इसका जो राइट आंसर है वो होगा वुड्रो
विल्सन, ठीक है, जो कि उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ओके ओके फ्रेंड्स। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्साई किस देश में स्थित है, ठीक है। ये तो लगभग आप सभी को पता होगा कि फ्रांस का जो उत्तरी प्रांत है, जिसे उत्तरी फ्रांस के नाम से जाना जाता है, उसी क्षेत्र में हमारा वर्साई पड़ता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वर्साई कहाँ स्थित है या किस देश में स्थित है। तो इसके ऑप्शन में था फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, ऐसे करके था। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा फ्रांस, ठीक है। यदि और डिटेल्स में पूछता तो नॉर्थ फ्रांस, साउथ फ्रांस ऐसे करके दिया होता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है सेवरेज की संधि किनके किनके मध्य हुई थी, ओके। सेवरेज की संधि किनके किनके मध्य हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो है तुर्की और मित्र राष्ट्र, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। यह भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड को जरा भी ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोगों ने पाया होगा कि उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड लॉयड जॉर्ज था, ओके। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री अर्थात पीएम कौन था, ओके। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड लॉयड जॉर्ज। इसी को कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में लॉर्ड एल जॉर्ज भी लिखता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रानी गार्डिनेलियो का संबंध किस राज्य से है, ओके। रानी गार्डिनेलियो का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है नागालैंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने 8वीं क्लास की हिस्ट्री का भी बुक पढ़ा होगा तो उसमें पाया होगा कि जो नागा आंदोलन चलाया जा रहा था जादो नांग के नेतृत्व में, तो जब जादो नांग की गिरफ्तारी हो गई थी तो उसके पश्चात उनकी ही चचेरी बहन रानी गार्डिनेलियो ने नागा आंदोलन का नेतृत्व संभाला था और इसलिए उनका संबंध किस राज्य से है तो नागालैंड, ओके। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हार्टोग समिति का संबंध
किस क्षेत्र से है या किससे है। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो होगा शिक्षा के क्षेत्र से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत से ठगी प्रथा का अंत किसने किया। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि 1830 ईस्वी के लगभग लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जब कलकत्ता के कालीघाट क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ठगी चल रहा था, वहाँ ठगों की संख्या में बहुत ही मतलब आशातीत, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। तब विलियम बेंटिक ने इस पर ध्यान देते हुए एक गुट का निर्माण किया था, जिसका हेड कर्नल स्लीमैन को बनाया गया था। और कर्नल स्लीमैन के ही मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता के कालीघाट क्षेत्र से ठगी प्रथा का अंत किया था, और उसके साथ साथ धीरे धीरे पूरे भारतीय क्षेत्र से ठगी प्रथा समाप्त हो गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि ठगी प्रथा का अंत, भारत से लिख लीजिए, भारत से ठगी प्रथा का अंत किसने किया। परंतु दोस्तों यहाँ पे जब हमारी टीम ने वहाँ पे पड़ताल किया तो यह पाया कि वहाँ बच्चों ने, जो उस समय का हमारा भारतीय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसका नाम ही नहीं लिया था। उन्होंने ऑप्शन में एक ही व्यक्ति का नाम लिया था, जिसका नाम है कर्नल स्लीमैन, और वही इसका राइट आंसर भी होगा, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसी के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत किया था। तो यदि उन दोनों में से किसी एक का नाम रहे ऑप्शंस में, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, स्लीमैन। यही यदि गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछा होता प्रत्यक्ष तौर पे, तो उसका जो राइट आंसर होता तो हो जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, लोक निर्माण विभाग अर्थात पीडब्ल्यूडी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी कब रखा गया। संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी कब रखा गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो है 24 जनवरी 1950। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मराठा शासित क्षेत्र अंग्रेजों की हड़प नीति का शिकार नहीं हुआ था। ओके, कौन सा मराठा शासित क्षेत्र अंग्रेजों की
हड़प नीति का शिकार नहीं हुआ था। दोस्तों यहाँ पे बच्चों ने हमसे कुछ ऑप्शंस भी बताए थे, जिसे मैं आप लोगों से भी शेयर कर देता हूँ। इसमें पहला ऑप्शन बताया था बच्चों ने, एक था झांसी, दूसरा था सतारा, तीसरा था नागपुर और चौथा था बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा। अब यदि आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा मराठा साम्राज्य, या उसके अलावा यदि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी पढ़ी होगी, तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि झांसी, सतारा एवं नागपुर तीनों ऐसा मराठा शासित क्षेत्र था जो कि लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का शिकार हुआ था, परंतु बड़ौदा ऐसा क्षेत्र था जिस पर उनकी हड़प नीति क्रियान्वित नहीं हुई थी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बड़ौदा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी। ओके, अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो होगा रंगून। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब मेरठ से विद्रोहियों का दिल्ली में प्रस्थान हुआ और दिल्ली जाकर के वे बहादुर शाह जफर को अपना सुल्तान घोषित कर दिया, और बहादुर शाह जफर को ही 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व प्रदान कर दिया, तब अंग्रेजों ने इसी जुर्म में, यानी 1857 ईस्वी का नेतृत्व प्रदान करने के जुर्म में बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया था और इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां वहां बीमारी से ग्रसित होकर के 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। और बहादुर शाह जफर ही हम लोग जानते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रंगून। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के बाद किस मुगल शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। ओके, फिरोज शाह तुगलक के पश्चात किस मुगल शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, लोहे का सर्वाधिक प्रयोग किस काल में किया गया। ठीक है, लोहे का सर्वाधिक प्रयोग किस काल में किया गया। ठीक है, तो दोस्तों जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि लोहे का सर्वाधिक प्रयोग उत्तर वैदिक पीरियड में हुआ था। ठीक है, मगर बच्चों ने ऐसा हमें कोई ऑप्शन ही नहीं बताया। उसमें 4 ऑप्शन बताया था, एक प्रारंभिक हड़प्पा काल से था, एक हड़प्पा काल का जो चरमोत्कर्ष काल था उससे एक ऑप्शन था, और एक था वैदिक पीरियड, और चौथा ऑप्शन बताया था महाजनपद काल। ठीक है,
लेकिन हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक पीरियड में ही महाजनपद काल आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाजनपद काल। ओके, आंसर महाजनपद काल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कच्चे एवं पकी ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल या सभ्यता में हुआ? ठीक है, कच्ची एवं पक्की ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता के द्वारा हुआ? और यहाँ भारत के संदर्भ में दिया था यह। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, ये तो हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह यही है कि उसमें कच्चे एवं पक्की ईंटों का पहली बार प्रयोग देखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? ठीक है, दक्षिण भारत के सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? ओके, तो फ्रेंड्स आप सभी को ये पता होगा कि सातवाहन वंश का, ये दक्षिण भारत के सातवाहन वंश कहने का मतलब यही है कि सातवाहन वंश तो दक्षिण भारत में था ही, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इस पे ध्यान देना है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एक आता है उत्तर भारत में आर्यों का प्रसार और एक आता है दक्षिण भारत में आर्यों का प्रसार, तो वैसा आप लोग कोई विशेष ध्यान मत दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि उत्तर भारत में भी किसी सातवाहन वंश की स्थापना हुई होगी। ठीक है, भले ही वो आक्रमणकारी के रूप में हमारे उत्तर भारत में आए हुए थे और कुछ दिनों तक शासन किया, मगर जो सातवाहन वंश था एक्चुअली दक्षिण भारत में ही था। ये महाराष्ट्र शासित जो महाराष्ट्र प्रदेश है आजकल का, उसी क्षेत्र में पड़ता था सातवाहन वंश का शासन। तो जो सातवाहन वंश की स्थापना का श्रेय है वो सीमुक को दिया जाता है। ठीक, सीमुक। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में ऐसे था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अश्वघोष की है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अश्वघोष द्वारा लिखित है या अश्वघोष की है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी और क्वेश्चन की भांति 4 ऑप्शन दिए होंगे, मगर जो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो है बुद्ध चरित्र, क्योंकि यह भी उस क्वेश्चन के ऑप्शन में था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने किया? गंगईकोंडचोलपुरम
की स्थापना किसने किया? ओके दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राजेंद्र प्रथम या उसे राजेंद्र चोल भी कहा जाता है, वह अपनी नौसेना मतलब नौसैनिक शक्ति जो थी उसका प्रदर्शन करने के लिए वो बंगाल पर अटैक किया था, और उस पर अटैक करने के बाद उसे पराजित किया, और उसके बाद वो पश्चिमी बंगाल की ओर प्रस्थान किया। धीरे धीरे करके वो गंगा घाटी क्षेत्र है वहाँ पर गया, और वहाँ गंगा नदी की पवित्रता से बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ, और वे दक्षिण भारत में भी इसी प्रकार की पवित्र स्थल की तलाश करना शुरू किया, परंतु ऐसा उसके नज़र में कोई नहीं आया। तो उसने क्या किया कि गंगा नदी से ही जल ले जा करके और दक्षिण भारत में एक स्थान का निर्माण किया, एक जगह स्थापित किया, जिसका नाम उसने गंगईकोंड चोलपुरम दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है गंगईकोंड चोलपुरम। ओ सॉरी, यहाँ पे तो क्वेश्चन है गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। यहाँ प्रथम की जगह चोल भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है पाल शासकों ने किस क्षेत्र पर शासन किया? पाल शासकों ने किस क्षेत्र पर शासन किया? ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो है बिहार एवं बंगाल। बिहार एवं बंगाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रतिहारों की राजधानी कहां थी? प्रतिहारों की राजधानी कहां थी? ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो है कन्नौज। ये तो हमें पता ही होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था कन्नौज। यह एक्चुअली गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र में पड़ता था कन्नौज, जिसके कारण यहाँ पे फसल उत्पादन काफी ही अधिक मात्रा में हुआ करती थी, और इसी कन्नौज को लेकर के पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच हमेशा से त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा है। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिहारों की राजधानी इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? ओके, गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है कालिदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चचनामा किसके इतिहास का वर्णन करता है? ठीक है, चचनामा किसके इतिहास का वर्णन करता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा सिंध। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे देश पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण, मीर
मतलब हमारे देश पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो उस समय जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे, भारत से अपने स्वदेश लौट रहे थे, तो उस समय उनके साथ एक इतिहासकार भी आया था जिसका नाम था अबू बक्र। वह इतिहासकार होने के साथ साथ अभिलेख भी लिखा करता था, और उसी अबू बक्र ने स्वदेश लौटने के क्रम में चचनामा नामक एक अभिलेख लिखा था, जो कि हमारे सिंध प्रदेश के इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा पाणिनि। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नावली के लेखक कौन है? रत्नावली के लेखक कौन है? यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन ने ही 3 पुस्तकें लिखी थी। एक था रत्नावली, दूसरा था नागानंद, और तीसरा था प्रियदर्शिका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा रिजुपालिका नदी के तट पे जंबिक ग्राम में। ठीक है, जंबिक ग्राम। एक्चुअली बच्चों ने हमें जंबिक ग्राम ही बताया था ऑप्शंस में, तो इसलिए इसका राइट आंसर जंबिक ग्राम ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? ओके, इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रजापति गौतमी। एक्चुअली प्रजापति गौतमी जो थी वो गौतम बुद्ध की मौसी ही थी, और यही बौद्ध संघ में प्रथम बार महिला भिक्षुणी के रूप में शामिल हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण वंशीय शासन काल में महिलाएं भी राज्य कार्य में भाग लेती थी? ठीक है, किस दक्षिण वंशीय शासन काल में महिलाएं भी राज्य कार्य में भाग लेती थी? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा चोल राजवंश के काल में।
ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों के हित में सुनहला फरमान सुनाया? किस मुगल शासक ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों के हित में सुनहला फरमान सुनाया? ओके, तो फ्रेंड्स ये भी हम लोग जानते हैं। बहुत ही क्वेश्चन तो सिंपल है, मगर इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है कि जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर अपने पैर के एक घाव से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था, उसने बहुत सारे भारतीय जो भी राज्य वैद्य थे उनसे संपर्क स्थापित किया था और उनसे वो ठीक कर, मगर सभी असफल रहे थे। मगर एक अंग्रेज डॉक्टर भारत आया था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, ठीक है। जब उसने मतलब फर्रुखसियर को यह बात पता चली कि वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, वो सभी प्रकार का इलाज करता है, बहुत ही अच्छा सर्जन है, तो उसे बुलाया था अपने दरबार में और उससे अपना इलाज करवाया था। जब उसने उसका घाव ठीक कर दिया तो उससे उसकी मांगों के विषय में पूछा और पूछा कि यदि आपको भारत में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उसको बताए, मैं उसे ठीक करूंगा। तो उसी वक्त उसने बताया था कि भारत में हमें सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं, मगर एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण हमें व्यापार करने में दिक्कत होती है, और वो दिक्कत है चुंगी, ठीक है। क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर बहुत सारे प्रकार के चुंगी देने पड़ते थे। अतः जब फर्रुखसियर को यह बात पता चली कि विलियम हैमिल्टन जो है इसी से खुश है, तो उसने एक फरमान सुनाया जिसके तहत जो ब्रिटिशर्स को हमारे देश में स्थानीय चुंगी देने पड़ते थे और जो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर भी चुंगी लगते थे, उसे समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फर्रुखसियर, ठीक है। और यही जो फरमान सुनाया था उसी फरमान को सुनहला फरमान कहा जाता है, या उसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्रुखसियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है सहायक संधि का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, सहायक संधि का प्रतिपादन किसने किया या किसके द्वारा किया गया? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है किस काल में दक्षिण भारत में सर्वाधिक साहित्यों की रचना हुई? किस काल में दक्षिण भारत में सर्वाधिक साहित्यों की रचना हुई? ओके, इसका जो राइट आंसर है वो होगा संगम काल, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति लियोनार्डो दा विंची की नहीं है? ठीक है, निम्न लिखित में से कौन सी कृति या रचना लियो
नार्दो द विंची की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ने 3 ऑप्शन बताए थे, एक उनको याद नहीं आ रहा था, जिसमें बताया था एक मोनालिसा था, और एक था द लास्ट जजमेंट था, और एक था द लास्ट सफर। तो यहाँ पे तो हम लोग को आंसर यहीं पे पता चल जा रहा है, तो चौथे ऑप्शन की तलाश भी नहीं करनी है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है द लास्ट सफर। ठीक है, क्योंकि ये जो द लास्ट सफर कृति है यह माइकल एंजेलो की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1504 ईस्वी में शासक के रूप में फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा था। इससे तो आप सभी परिचित होंगे। निम्नलिखित 1804 ईस्वी में निम्नलिखित में से जैसे कौन की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन था, हिटलर था, मुसोलिनी था, नेपोलियन था और मेजिनी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नेपोलियन होगा। ठीक है, क्योंकि इसी ने डायरेक्टली शासन को समाप्त करके और 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मेजी पुनर्स्थापित है। ओके, मेजी पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा शोगुन, शासन का अंत। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है यह जापान के इतिहास से पूछा गया था, क्योंकि जब मतलब मेजी पुनर्स्थापना के पूर्व जापान में एक वर्ग हुआ करता था जिसका नाम था शोगुन, और जब कभी भी जापान का प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बनता था तो इसी शोगुन वर्ग से बनता था। परंतु जब धीरे धीरे लोगों में यह जागरूकता फैली कि इस वर्ग में मतलब इस वर्ग के लोग प्रधानमंत्री तो बन जाते हैं, शासन व्यवस्था में भाग तो लेते हैं, मगर ये इसके लायक नहीं है, तब उन लोगों ने क्रांति छेड़ दिया, जिससे घबरा करके और शोगुनों ने अपना जो दावा था प्रधानमंत्री पद के लिए उसको त्याग दिया, और उसी को मेजी पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है। इसका जो वास्तविक अर्थ है, इसका वास्तविक अर्थ होता है बुद्धिमत्ता पूर्ण शासन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोगुन शासन का अंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन क्या था। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन क्या था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कैथोलिक धर्म का उत्थान। ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्टेंटों द्वारा यूरोप में एक क्रांति चलाई जा रही थी जिसका नाम था धर्म सुधार आंदोलन। जब वो क्रांति चलाई जा रही थी धर्म सुधार आंदोलन, तो कहीं ना कहीं कैथोलिकों को यह लगा कि उनके द्वारा चलाए जा रहे धर्म सुधार आंदोलन के प्रति जनता का आकर्षण थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ तक कि हमारे वर्ग के भी कुछ लोग उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो क्यों ना उसको रोक दिया जाए ताकि हमारा जो धर्म है कैथोलिक धर्म वो
पहले जैसा ही रहे और उसमें कोई कमी ना आए। तो उसी के विपरीत यानी धर्म सुधार आंदोलन के ही विपरीत या उसके जवाब में एक और क्रांति चलाई गई कैथोलिकों के नेतृत्व में, जिसका ही नाम प्रति धर्म सुधार आंदोलन दिया गया। और यही कारण है कि उस प्रति धर्म सुधार आंदोलन को कैथोलिक धर्म के उत्थान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पोप द्वारा टाइथ नामक वसूला जाने वाला धार्मिक कर राजस्व का कितना भाग होता था? ठीक है, पोप द्वारा टाइथ नामक वसूला जाने वाला धार्मिक कर राजस्व का कितना भाग होता था? ठीक है, कितना भाग होता था, राजस्व का कितना भाग होता था? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10वां भाग। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खजाइनुल फतूह के रचनाकार कौन है? खजाइनुल फतूह के रचनाकार कौन है? ओके, इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अमीर खुसरो से ही संबंधित एक और क्वेश्चन आया था, उन्हीं की रचना से संबंधित था, वो था नूर ए सिपहर नामक पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी नूर ए सिपहर नामक पुस्तक में अमीर खुसरो किसकी प्रशंसा करते हैं? नूर ए सिपहर नामक पुस्तक में नूर ए सिपहर में अमीर खुसरो किसकी प्रशंसा करते हैं? ओके, इसका जो राइट आंसर है वो होगा भारत। ठीक है, क्योंकि नूर ए सिपहर जो रचना है उसमें अमीर खुसरो भारत का बहुत ही अधिक गुणगान किया है और उसमें भारत की प्रशंसा करते हुए दिखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो था वो दिल्ली सल्तनत के बदायूं प्रांत में हुआ था। तो यदि बदायूं और दिल्ली दोनों एक साथ किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिए होंगे तो उसका राइट आंसर बदायूं होगा। यदि किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में बदायूं या दिल्ली में से कोई भी एक ऑप्शन दिया होगा तो वही उसका राइट आंसर होगा। मगर बच्चों ने बताया कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में बदायूं एवं दिल्ली दोनों था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बदायूं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है,
आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का खोज किसने किया? अमेरिका का खोज किसने किया? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश आर्मेडा को किसने पराजित किया? स्पेनिश आर्मेडा को किसने पराजित किया? किसने पराजित किया? ओके, इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिशर्स ने, यानी अंग्रेजों ने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात किस राजवंश का पतन हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात किस वंश या राजवंश कह सकते हैं, राजवंश का पतन हुआ? ओके, इसका राइट आंसर होगा वोर्वो राजवंश। इसे तो हम सभी परिचित होंगे, 9th क्लास के बहुत ही रोचक चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें हमें वोर्वो राजवंश द्वारा किए जा रहे अत्याचार को पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। बहुत ही रोचक कहानी है इसका, नहीं भी पढ़े होंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नई आर्थिक नीति का प्रतिपादन किसने किया? नई आर्थिक